गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बेटा। इवनिंग सर। अभी तक क्लास का कोई डाउट? सर मुझे एक डाउट है सर। ये सर है। बोल बेटा। सर अगर एक रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है हम्म और उसके पैरेलल, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कोई भी सरफेस एरिया है तो उसमें हम्म फ्लक्स जीरो ही मानेंगे ना हर बार? होगा ही जीरो, बिल्कुल होगा। यस यस तुम फॉर्मूले से करोगे तो भी, लॉजिकली करोगे तो भी। यस। अच्छा सर जो आपने सिलेंडर वाला क्वेश्चन था सर लास्ट हाँ क्लास में शुरुआत में, तो एक बार दिखा दो सर, स्लाइड में डाउट है। आज रिपीट कर दूंगा बेटा, अभी अभी रिपीट कर देता हूँ वो क्वेश्चन में। अभी मेरे सामने स्लाइड में आएगा भी वो। लेकिन एक चीज समझो, कल एक चीज ना मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाए तो फ्लक्स क्यों नहीं चेंज हो रहा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैं उसको लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। उसको देखो कि शायद उससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। देखो भाई, मान लो यहां पर एक स्क्वायर सरफेस है, एक स्क्वायर सरफेस, ठीक है, 3D में बनाई है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। इसके लेफ्ट साइड में मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया और डिस्टेंसेस मान लो इस तरह से कि साइड एक ही है और इसके सेंटर से डिस्टेंस a/2 का है। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इसका कोई फ्लक्स होगा? यस सर। ठीक है। ऐसा होगा। अब अगर मैं इसके राइट साइड में भी उतना ही चार्ज रख दूं, सेंटर से उतने ही डिस्टेंस पर, a/2 के डिस्टेंस पर, तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस तरफ का फ्लक्स आएगा, लाइंस इस तरफ जा रही होंगी। तो इस सरफेस का नेट फ्लक्स कितना होगा? सर दोनों का ऐड करेंगे तब आएगा वो। सर एडिशन होगा। जीरो आएगा ना। सरफेस की कोई एक डायरेक्शन तो मानोगे, दो डायरेक्शन तो एक साथ नहीं लोगे। अगर आपने राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली सरफेस के लिए, तो इस क्यू चार्ज की, लेफ्ट वाले क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स पॉजिटिव आएगा और राइट वाले क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स नेगेटिव आएगा। यस सर, नेट जीरो हो जाएगा। तो इसका फ्लक्स जीरो होना चाहिए। हाँ यस सर। यस ऐसे सर। भी देख सकते हैं ना। दूसरे लॉजिक से भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं तो ये प्लेन मुझे ऐसे नजर आएगा, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, ऐसे ही होगा। इन दोनों चार्ज की वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। यस सर। अगर मैं यहां देखता हूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इनका रिजल्टेड जो आएगा इस प्लेन के पैरेलल ही आएगा। यस यानी कि अगर मैं इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे देखूं, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन बाकी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन प्लेन के पैरेलल है, तो फ्लक्स तो जीरो आना चाहिए। हाँ या ना? सर। दोनों लॉजिक से समझ में आ रहा है? यस सर। अब समझो जरा कि भाई मान लो मैंने एक क्यूब ले लिया, ए साइड का, एक क्यूब ले लिया ए साइड का, और उसके सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया क्यू। इस क्यू चार्ज की वजह से इस पूरे क्यूब का कोई ना कोई फ्लक्स होगा। यस वो नेट फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। यस सर। अगर मैं यहां पर भी एक क्यू चार्ज रख देता हूं बाहर, तो क्या इस क्यूब का फ्लक्स चेंज हुआ? नो सर। नो सर। लेकिन सिर्फ सभी electric फेसेस field का फ्लक्स चेंज हो गया यस सर। यस सर। हर जगह। अब इस फेस पे फ्लक्स तो आ जाएगा जीरो, जीरो। लेकिन बाकियों का मिला के देखूंगा तो नेट तो इतना ही आएगा। यस सर। यानी कि हमने सरफेसेस की पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दी इसकी वजह से, लेकिन नेट फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आया। क्या वो कल वाला डाउट समझ में आ रहा है अब? यस सर। डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन सर गॉस लॉ सर अजीब सा नहीं है सर? क्यों सर, अगर अजीब हम उसका सर अगर साइज बढ़ा देंगे तो हम्म सर एरिया भी बढ़ जाएगा, तो सर लेकिन मतलब इलेक्ट्रिक होना फील्ड वीक चाहिए। नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं हो जाएगी। सर जहाँ, अच्छा सर ये भी है। तो क्यू चार्ज ले, ये सरफेस ली, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, फ्लक्स निकाल लिया पूरे का।
ठीक, तूने कहा जी इस सरफेस की बजाय ये सरफेस ले लेता हूं, कोई बात नहीं, आपने सरफेस बढ़ा दी, अब तो बढ़ गई, एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ना चाहिए, लेकिन सोच यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की कंपैरिजन में वीक नहीं हो चुकी होगी। यस भाई एक फैक्टर बढ़ रहा है, एक फैक्टर इन डिक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है कांस्टेंट हो जाए। नंबर ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट से मैं समझ सकता हूं कि हाँ कांस्टेंट ही रहेगा। यस क्लियर? और मुझे Yes, sir. क्वेश्चन फॉर एन एग्जांपल, एक क्यूब है हमारे पास, हाँ। तो उसमें मैंने एस डायरेक्शन में बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराई जो यूनिफॉर्म थी। तो सर, तो फिर जिन जिन सरफेसेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पैरेलल होगी, उन पे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा सर। लेकिन अगर अंदर हमारा कोई चार्ज हुआ तो फिर सर तो फिर जहाँ सरफेस पे जहाँ जीरो हो रही थी वहां पे भी तो और आ जाएगी। मेरे बेटे, बस वो- अगर अंदर कोई चार्ज हुआ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, तो फिर ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। तो दो ऐसी चीजें ले रहा है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। एक बार तो तू कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फिर तूने चार्ज भी रख दिया, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी नहीं। और जो अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई एंड तब अंदर चार्ज हुआ तो फिर फेसेस पे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बेटा अंदर अगर चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी ही नहीं ना। नहीं सर, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई डाइपोल तो में भी तो ऐसे हाँ। ही किया था। एक एक करके पूछ, दोबारा पूछ क्वेश्चन अपना। एक क्यूब है, हाँ, हाँ, एंड उसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है जा रही कुछ है। कैसे भी जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है पता ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, फिर अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो फिर हाँ, मतलब क्वेश्चन आंसर हो गया। हाँ सर, ठीक है। सर वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपने करवा रहा कहा हूं। चलो जी उसी को देख लेते हैं। पहले ये था, ये कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना था। ठीक है जी, ये क्यू चार्ज, मैंने कहा कि ये यहां पे मैंने ज्वाइन किया ऐसे करके, तो यहां जो कोन बन रहा है उसमें ये एंगल सपोज थीटा का है और इधर का एंगल भी थीटा का है, यही लिया था हमने। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस सर्कुलर सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होगा। यस सर। ऐसे ही इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो भी Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होगा। यस सर पूरे सिलेंडर का फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q/एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। यस सर पूरे सरफेस, पूरे सिलेंडर का फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स ऑफ फ्लैट सरफेस, यही होगा। यस सर तो फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस जो है वो आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ऑफ फ्लैट सरफेस, और फ्लैट सरफेसेस का फ्लक्स मिलाकर बन रहा है Q/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सर जो This आपने सर plus- कल डेरिवेशन कराया था सर, उसमें जो लिमिट्स लगाई थी अल्फा की, अच्छा तो उसमें भी प्रॉब्लम थी। अच्छा जी, उसी पे आ जाते हैं फिर हम। कल जो हमने डेरिवेशन किया था ये रहा। हाँ जी सर जो लिमिट्स लगाई सर आपने अल्फा की यहाँ पे। बिल्कुल, देख बेटा पहले तो अल्फा एज्यूम कहां किया है ये ध्यान रखना। अल्फा हमने माना है ये वाला एंगल, ठीक है। अब देख हमने लिया था सिलेंडर इस तरह से, ये उसकी एक्सिस, यहां पे रखा हुआ था चार्ज, ठीक। मैंने यहां पर एलिमेंट लिया था एक, जो एक रिंग की शेप में था, और ये एंगल लिया था अल्फा, ध्यान है। यस सर अब समझ जरा इस चीज को, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं, एंगल यही अल्फा लिया था ना हमने, या ऊपर लिया था अल्फा? सर अल्फा ये थीटा लिया लिया था। था सर, अल्फा यही लिया था। ये अल्फा लिया था, थीटा यहां लिया था, ठीक है। यहां पे क्यू चार्ज ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे एलिमेंट लिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, एरिया वेक्टर इस तरफ था, उनके बीच का एंगल थीटा लिया था, और यहां अल्फा लिया था, ठीक।
अब लिमिट्स लगानी है तो अल्फा को वेरी करना था। अब अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं और ऐसे ज्वाइन करता हूं, या मैं आधा ही ले लेता हूं ना, पूरा क्यों लूं, मैं आधा लेके डबल कर दूंगा यहां से यहां तक, यानी कि मुझे इस अल्फा से सर अल्फा ये नहीं था सर, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है ना सर अल्फा आपने जो एंड तक लिया था वो था सर, जो ब्लू नहीं। लाइन से आपने वो था अल्फा। यही वाला अल्फा लिया था बेटा। नहीं सर ये नहीं था सर। अच्छा अल्फा एंड में लिया था। यस सर। ओके 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 बेटा ओके। तो मैंने अल्फा लिया था एंड वाला पार्ट, यानी कि अल्फा डिफाइन किया था ये वाला एंगल, ठीक है। यस सर। ठीक, अब देख यहां पे मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंटीग्रेट करना है। इस पोजीशन के लिए अल्फा वो होगा इसका 0। एंगल, लेकिन इंटीग्रेशन में अल्फा था या थीटा? इंटीग्रेशन तो थीटा था ना। यस सर थीटा। अल्फा वहां पे 90 होगा, थीटा 0 हो जाएगा। अल्फा तो कांस्टेंट था, अल्फा तो कांस्टेंट था एंड पॉइंट का। इंटीग्रेशन में थीटा 90 माइनस अल्फा की लिमिट लगाई थी हमने ऊपर से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस पोजीशन के लिए थीटा कितना होगा? जैसे जैसे एलिमेंट तेरा पास आएगा थीटा कम होता जाएगा। इनिशियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा और फाइनल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू रखूंगा 90 माइनस अल्फा। तो मैंने 0 से 90 माइनस अल्फा तक इंटीग्रेट किया होगा। यस सर ये किया। यस सर। क्या अब समझ में आया बेटा? सर ये वाला दोबारा बताइए। हमारे इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल था वो था थीटा, तो मुझे तो लिमिट थीटा की लगानी है। यस और थीटा क्या है? इस लाइन का इस नॉर्मल के साथ एंगल। यस सर। जब मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में, और इस Yes, पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो भी वही लाइन, दोनों के बीच में एंगल 0, तो यानी कि थीटा की इनिशियल वैल्यू तो 0 है। यस सर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एंड पे Yes. आने पर थीटा यही वाला होगा। ये Yes, एंगल sir. मैंने अल्फा माना था ये 90 का, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा का होगा। यस सर। यानी कि थीटा की फाइनल वैल्यू जो होगी वो 90 माइनस अल्फा की होगी। यस सर। क्या अब क्लियर? यस सर। कोई और डाउट किसी को? सर वो मैंने क्यूब वाला क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, पूछूं एक बार? हाँ बोल बोल। सर तो अगर एक क्यूब है एंड सर उसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, E इज इक्वल टू एक्स ई आई कैप, जो आपने जो इक्वेशन भी कराया था आपने, E इज इक्वल्स टू एक्स ई आई कैप, एक्स ई नॉट आई कैप, ठीक है। सर तो आंसर क्यूब के अंदर चार्ज है। इसका मतलब इस क्यूब के अंदर चार्ज रहा होगा जरूर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ सर एंड ना एक एक्सिस एक्स ले लो सर, मतलब एक साइड के बारे में ये एक्स एक्सिस है। हाँ सर तो अगर तो फिर 6 फेसेस में से 4 फेसेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। बिल्कुल, 4 का, ऊपर पीछे नीचे आगे चारों का फ्लक्स 0 है। लेकिन सर वो 0 तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ ना, जो अंदर चार्ज होगा वो भी तो फ्लक्स लगाएगा। मेरे बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से है, अंदर बाहर जो भी चार्जेस हैं, अच्छा किसी और की वजह से नहीं। ठीक है ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी क्योंकि जब मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है बेसिक डेफिनेशन से, तो मुझे सरफेस के किसी भी पॉइंट पे किसी भी एलिमेंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे सभी चार्जेस का इफेक्ट देखना है, सिर्फ उनका नहीं जो अंदर है या सिर्फ उनका नहीं जो बाहर है, सबका इफेक्ट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है सर सिंगल चार्ज की वजह से तो एक डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज? सर सिंगल चार्ज की वजह से अगर होता अंदर तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, वो यूनिक कोई डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा जरूर। यस सर। चलो और कोई डाउट? सर अगर कोई फील्ड होगी तो अपन उसके अंदर चार्ज मान लेंगे मतलब? नहीं, ऐसा नहीं कि फील्ड होगी तो चार्ज मान लेंगे। फील्ड किसी चार्ज की वजह से है, लेकिन किसी रीजन में चार्ज है कि नहीं है ये चेक करना बहुत आसान है।
उस रीजन का फ्लक्स निकाल लो, उसकी बाउंड्री जो सरफेस होगी उसका फ्लक्स निकाल लो। अगर फ्लक्स 0 आ गया इसका मतलब उसमें एनक्लोज चार्ज नहीं है, फ्लक्स नॉन जीरो आ गया मींस चार्ज है। क्लियर? यस सर। यस सर, मतलब अपन ये इक्विवेलेंट सिचुएशन बना सकते हैं एक तरीके से। हाँ मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली चार्जेस कहां कहां पड़े होंगे ये विजुलाइज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सर पिछले वाले में 4 पे 0 इसी वजह से आ गया ना, जो क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में थी बेटा, इसलिए 4 फेसेस का फ्लक्स 0 था, क्योंकि दे रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन के पैरेलल जितने भी फेसेस होंगे चारों फेसेस उनका फ्लक्स 0 था, क्योंकि लाइंस उसे क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी। यस सर। चलें आगे। हाँ बोल बेटा। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो मेरा पीछे का सिलेबस बचा हुआ है, तो मैं पहले पीछे का करूं या आज की क्लास ज्वाइन करूं? आज की क्लास तो समझ में नहीं आएगी बेटा कंफर्म, क्योंकि फ्लक्स के ही क्वेश्चन कराऊंगा और पीछे का कुछ पता नहीं है तो ये समझ नहीं आएगा, पीछे की क्लास कवर करनी पड़ेगी। आता है बस। है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड तक आता है बस। हाँ फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा बेटा, बिना फ्लक्स पढ़े तो आज की क्लास का कोई फायदा नहीं है। तो सुन मैं लो, भी हो सकता है कुछ 5% भी दिमाग में घुस जाए, कुछ याद रहे, आगे काम आ जाएगा। रिपीट करनी पड़ेगी क्लास फिर आपको। ओके सर। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब आया हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने पहले एक सरफेस के a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा था, अब क्या किया हमने एक क्यूब ले लिया और उसके वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया, क्यू के वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया, और पूछा गया लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ ए क्यूबिकल सरफेस इज L, इफ चार्ज Q इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब, देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग टू द शेडेड फेस ऑफ द क्यूब। ये राइट में जो शेडेड फेस है सिर्फ इसका फ्लक्स निकालना है। तो तरीका क्या है, किसी को तो आंसर पता होगा इसका? Q/8 Q/24 एप्सिलॉन नॉट। Q/24 एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है जरा समझो। एक क्यूब हमें दे रखा है, अब इस क्यूब को ध्यान से देखो, इसके भी 6 फेसेस होंगे, ये पीछे की भी बना दूं। इन 6 फेसेस में से 3 फेस का फ्लक्स तो 0 है। क्यू चार्ज इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, तो ये क्यू चार्ज फ्रंट फेस पे पड़ा हुआ है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी फ्लैट सरफेस पे अगर मैं चार्ज रख दूं तो उस चार्ज की वजह से उस फ्लैट सरफेस का तो कोई फ्लक्स नहीं हो सकता, 0। यानी कि इस क्यू चार्ज की वजह से फ्रंट फेस का फ्लक्स 0, लेफ्ट फेस का भी फ्लक्स 0 क्योंकि लेफ्ट फेस पे भी है, और बॉटम फेस का फ्लक्स भी 0। यानी कि इस क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स है किसका? ऊपर वाले फेस का, राइट वाले फेस का और बैक वाले फेस का। यस सर। यस सर। 3 फेसेस का फ्लक्स है और उन तीनों का देखें तो सिमेट्रिकल है। ये क्यू चार्ज उन तीनों फेसेस से सिमेट्रिकल है, तीनों का इक्वल इक्वल होगा, और मुझे उनमें से एक का निकालना है। लेकिन पहले तीनों का तो पता चले कितना है, क्योंकि ये चार्ज इस बॉडी के अंदर नहीं है, कॉर्नर पर है। तो क्या करते हैं हम, ऐसा ही एक क्यूब पहले मैं इसके लेफ्ट में बना रहा हूं, ऐसा ही क्यूब मैंने इसके लेफ्ट में बना दिया। सर ऐसे ही 8 क्यूब बन जाएंगे। बिल्कुल 2 बन गए, ऐसे 2 इसके नीचे बना दिए। थोड़ा सा ये छोटा बन गया है पर समझ में आ रहा है ना भाई, ये भी क्यूब ही है। यस सर। यस सर। 2 ऊपर 2 नीचे हो गए, 4 हो गए। ऐसे 4 इसके आगे बना दिए, इसके फ्रंट पे। कलर चेंज कर लेता हूं, इसके फ्रंट पे ऐसे ही बनाने हैं। तो एक ये बना, एक यहां बना, इसको कंप्लीट करें भाई ऐसे। चार्ज इक्वली 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे, फिर इसमें यहां जाएगा, इधर आएगा, इधर इधर और इधर इधर इधर। क्या ये शेप समझ में आ रही है? 4 पीछे थे, 4 आगे और लगा दिए। सर ऐसी शेप सॉलिड स्टेट में बड़ी सी विजुअलाइज हो रही है। अब ये बड़ा सॉलिड क्यूब बन गया एक। यस सर। और ये क्यू चार्ज एग्जैक्टली उसके सेंटर पे आ गया। यस सर। ये क्यू चार्ज एग्जैक्टली उसके सेंटर पे आ गया।
तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस पूरे का फ्लक्स तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। लेकिन इस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में ये 8 के 8 क्यूब्स सिमेट्रिकल हैं। यानी कि किसी भी एक क्यूब की बात करूंगा तो सबका फ्लक्स इक्वल होगा। तो 8 का मिलाकर इतना है, तो किसी एक का कितना होगा? इसका 1/8। अब ये निकल गया एक का जो ओरिजिनली दे रखा था मुझे, और उसमें भी 3 फेसेस का इतना है, 3 का तो था ही नहीं। और उन 3 में से भी देखा जाए तो तीनों सिमेट्रिकल हैं और मुझे उनमें से एक निकालना है, तो इसका भी 1/3 कर दूं तो एक फेस का मिल जाएगा। यानी कि आंसर आ गया Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आई? पर सर हमने माना है कब आंसर? एक एक करके। हाँ सर हमने माना है कि क्यूब्स हैं, पर रियल में तो क्यूब्स है ही नहीं, तो यार आंसर रॉन्ग होगा ना। क्यों रॉन्ग होगा? सर रियल में तो क्यूब्स है ही नहीं ना, रियल में तो क्या हुआ? इसका फ्लक्स जो इधर आ रहा होगा वो क्यूब के अंदर थोड़ा जा रहा होगा, उस क्यूब के अंदर। हमें तो सिर्फ वही निकालना है जो उसके अंदर जा रहा है। जो इधर जा रहा है वो पता नहीं था कितना है, एक सिमेट्री क्रिएट करके मैंने इधर का भी निकाल लिया कितना है। सर हम इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे जो हमारे पास पहले क्यूब दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें जो चार्ज है उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो Q/8 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 3, क्योंकि 3 फेसेस में फ्लक्स चार्ज। बिल्कुल यही दूसरा लॉजिक मैं बताने जा रहा हूं, बहुत आसान होता है। जब आपको पॉइंट चार्ज दे रखा हो उसको एक छोटे स्फीयर की तरह मान लो। केमिस्ट्री में तो आपने ऐसे बहुत सारी चीजें की होंगी, एटम का कितना पार्ट उसके, हाँ सॉलिड स्टेट में, उससे बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। आप इसमें भी देखो, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, सरफेस के सेंटर पे चार्ज रख दिया। अब ये सोचो कि अगर ये पॉइंट चार्ज ना होकर एक छोटा सा स्फीयर होता और इसका सेंटर इसी के सेंटर पे मैच कर रहा होता, तो इस छोटी सी बॉल का कितना पार्ट इसके अंदर होता? हाफ पार्ट, और हाफ बाहर होता। तो आधा फ्लक्स इधर आधा फ्लक्स इधर जा रहा होता Q/एप्सिलॉन नॉट का, तो आंसर आ जाता Q/एप्सिलॉन नॉट। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। इसी तरीके से मैं अगर यहां सोचूं कि अगर मुझे एक छोटा क्यूब दे रखा है और इस छोटे क्यूब के एक कॉर्नर पर मैंने एक छोटी सी बॉल रख दी, तो इस बॉल का कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर होगा? 1/8। यानी कि इस क्यू चार्ज का 1/8 चार्ज इसके अंदर है, बाकी 7/8 चार्ज तो बाहर है। और किसी भी क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स तो डिपेंड करता है कि एनक्लोज चार्ज कितना है, तो एनक्लोज चार्ज तो सिर्फ 1/8 है, यानी कि Q/8। तो इसका फ्लक्स Q/8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यस। और इसकी वजह से सिर्फ 3 फेसेस का ही फ्लक्स है, ऊपर वाली, राइट वाली और पीछे वाली, और तीनों का सिमेट्रिकल है। और मुझे किसी एक का निकालना हो तो इसका भी 1/3 कर दूं तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्या ये दूसरा लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। और देखिए क्वेश्चन कुछ। सर मैंने ऐसे सोच लिया कि सामने बड़े वाले क्यूब के एक फेस का निकाल लिया, उसका 1/4 कर दिया। बड़े वाले क्यूब का एक फेस का निकाल लिया और उसका 1/4 कर, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है बेटा, कि इस पूरे का निकाल लिया और ये हिस्सा जो है उसका 1/4 है और सिमेट्रिकल है चारों हिस्से। जितना इसका होगा जितना उतना इसका, उतना इसका, उतना इसका, इसका आराम से निकल जाएगा जो चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस लॉजिक में भी। क्या ये सब लॉजिक समझ में आ रहे हैं? यस सर। यस सर। चलो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस। कोन के सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है? Q/2 एप्सिलॉन। सिंपल है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सर इसका भी कंट्रीब्यूशन हाफ। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं, भाई ये क्यूब है और कोन है, इसके यहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ऐसा ही एक कोन मैं ऊपर भी बना दूं सेम, तो ये क्यू चार्ज एग्जैक्टली मिडल पे होगा। पूरे का फ्लक्स तो Q/एप्सिलॉन नॉट होना है, पूरे का।
लेकिन देखा जाए सिमेट्री है, जितना ऊपर वाली कर्व सरफेस का होगा उतना ही नीचे वाली कर्व सरफेस का भी होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। मुझे सिर्फ नीचे वाले का चाहिए, तो सिर्फ नीचे वाले का बाय 2 कर दूं, ऊपर वाले का भी उतना ही हो जाएगा, Q/2 एक्सल नॉट। मुझे तो नीचे वाला है, तो यूनिटरी मेथड है। पूछा है सर, है बेटा, सर कर्व्ड सरफेस का पूछा है ना, कर्व सरफेस का पूछ रहा है। फ्लैट सरफेस का तो वैसे ही नहीं होगा कुछ भी, फ्लैट सरफेस पे ही चार्ज रखा हुआ है, 0 होगा। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, उसको देखो। एक हमें हेमिस्फेरिकल सरफेस दे रखी है, नीचे से ओपन है, सिर्फ यहां पे सरफेस है, कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस नहीं है, फ्लैट सरफेस नहीं है। और मैंने इसमें लगा दी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका रेडियस R, कर्व सरफेस का नेट फ्लक्स बताना है। 0 क्या सबको क्लियर है ये बात? यस सर। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दूं, वही कर्व सरफेस हेमिस्फेरिकल, रेडियस R का, लेकिन अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नीचे से भेज दी। अब फ्लक्स कितना होगा कर्व सरफेस का? भी 0 ही होगा। फर्क है दोनों में। इस सिचुएशन में देखो, सर कर्व सरफेस ऐसे है, यहां से लाइंस एंटर करेंगी तो एग्जिट भी करेंगी, लाइन एंटर कर रही है तो एग्जिट भी कर रही है। इधर फ्लैट सरफेस तो है नहीं, ये लाइन जाएगी तो एक ही बार तो क्रॉस करेगी, कोई भी लाइन एक ही बार तो क्रॉस करेगी, कोई भी लाइन एक ही बार तो क्रॉस करेगी, तो फ्लक्स 0 क्यों? यस सर। E πr²। बिल्कुल, E/πr²। क्यों हुआ E/πr²? सर जितना वो नीचे वाले सरफेस पे होगा उतना ही ऊपर भी होगा। बिल्कुल, अगर मैं यहां भी सरफेस मान लूं और यहां भी सरफेस मान लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पूरे का तो नेट 0 हो जाएगा। यस सर। जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी एग्जिट भी करेंगी। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस का तो मुझे पता है पॉजिटिव फ्लक्स है और फ्लैट सरफेस का नेगेटिव फ्लक्स है, और दोनों सेम क्वांटिटी में होगा तभी तो नेट 0 आएगा। अरे फ्लैट का निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि फ्लैट के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक लाइन जा रही हैं और वो भी यूनिफॉर्म। E इंटू एरिया इंटू कॉस 0, खत्म। यानी कि E इंटू इस पार्ट का जो होगा वो E/πr² नेगेटिव का होगा। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस का इतनी ही क्वांटिटी का पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी तो नेट 0 मिलेगा। तो कर्व्ड सरफेस का E/πr² मिल गया। सर क्या हमने ये यहाँ क्वेश्चन प्रोजेक्शन एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करा है ना पहले वाले केस में? क्या यूज किया है? जो हमने जब इससे पहले वाला केस, सेकंड केस मतलब ये वाला केस, हाँ इसमें हमने प्रोजेक्शन एरिया कंसीडर किया है हाँ, ना? बिल्कुल कह सकते हो। अभी प्रोजेक्टेड एरिया का मैंने कोई हिंट नहीं दिया, तो इसके बिना भी हो सकता है, तो आराम से कर सकते हो उसको। सर एक क्वेश्चन था, सर एक बार लास्ट स्लाइड पे जाना। क्या बेटा? एक बार लास्ट वाली साइड पे जाना, लास्ट वाली साइड पे। हाँ सर, सर लाइक until and unless क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि जो क्यू है वो पूरा का पूरा सिलिकॉन के अंदर है, तब तक हम मानेंगे नहीं ना, लाइक तब तक हम हाफ ही मानेंगे ना चार्ज। हाँ हाँ, हमें दे रखा है ना कि वो तो सरफेस पे ही है। ठीक है सर। अच्छा, ये चार्ज जो है इसके सेंटर पे है, ये गिवन है, पॉइंट चार्ज है और सेंटर पे है। ये तो गिवन है बेटा कि पॉइंट चार्ज है और सेंटर पे है। हाँ, अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता तो मैं आधा आधा कैसे कर देता। इसी पे एक क्वेश्चन और आया, जरा समझो। एक शीट डाल दूं जरा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास रहना चाहिए।
देखो भाई, एक कोन दे रखा है हमें, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन बेटा। एक कोन और ये उसका सेंटर, सेंटर से डी डिस्टेंस इधर आया मैं, ये डिस्टेंस है स्मॉल डी का, और इस पॉइंट से फिर नीचे भी गया एच डिस्टेंस, और यहां पर रख दिया मैंने एक चार्ज Q, यहां एक चार्ज Q रख दिया। इस Q चार्ज की वजह से इस कोन के कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स आ रहा है, कर्व्ड सरफेस का, फ्लैट सरफेस है ही नहीं मान लो, कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स आ रहा है वो दे रखा है 3/5 Q/ε0। ये फ्लक्स दे रखा है हमें, गिवन है क्वेश्चन में कि इस Q चार्ज की वजह से इस कर्व्ड सरफेस का इतना फ्लक्स है। पूछ लिया कि अगर इस Q चार्ज को मैं H ऊपर ले जाऊं, सॉरी 2H ऊपर ले जाऊं, मींस वही कोन, ये सेंटर, इससे D डिस्टेंस इधर, यहां चार्ज था H नीचे, अब मैं इसको खिसका के यहां ले आया H ऊपर, यहां रख दिया चार्ज, यहां से उठा के ऊपर 2H ऊपर ले गया। अब बताना है कि इसका फ्लक्स अब कितना होगा। Q/5 Q/ε0। कितना? 2Q/5। ये यस बिल्कुल ठीक है। क्या सबको समझ में आ रहा है ये? नो सर। अब समझो जरा इस चीज को, इसका तो दे रखा था मुझे, मैंने क्या किया, ऐसा ही एक कोन ऊपर बना लिया, तो ये ऊपर का कोन और नीचे का कोन मिलाकर एक गॉसियन सरफेस बन गई। यस सर। यस सर। इस पूरी गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स Q/ε0 होगा। अंदर 400 सिर्फ Q ही है। यस सर। कहीं भी पढ़ाओ। उस Q/ε0 में से नीचे वाले का इतना दे रखा है, तो ऊपर वाले का 2/5 टाइम्स Q/ε0 होगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर तो Q/ε0 बनना चाहिए। आ गया सर समझ। अब ऊपर वाले कोन के रिस्पेक्ट में इस Q चार्ज को देखो और उल्टा कर दो। अरे यही सिचुएशन तो है, तो इसी का तो पूछा गया है, तो 2/5 Q/ε0 बन गया। सर सिमेट्रिकल है इसलिए आया ना। सिमेट्रिकल हमने बनाया क्योंकि ये तो कोन सेम ही दे रखा था, तो ऐसा ही कोन ऊपर बना दिया। सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा आपको। सर पिछले क्वेश्चन में फ्लैट सरफेस पे फ्लक्स 0 क्यों माना है सर? इसमें ये चार्ज, ये पॉइंट चार्ज फ्लैट सरफेस पे ही पड़ा है। लास्ट क्लास में बताया था कि फ्लैट सरफेस, सर वो आपने बोला था जब उसका 0 थिकनेस हो, मतलब। हाँ, तो फ्लैट सरफेस का मतलब तो 0 थिकनेस ही मानते हैं बेटा। सरफेस का मतलब तो सिंगल सरफेस है बेटा। तो सर ये हॉलो हो गया क्या? सरफेस की थिकनेस खत्म कर देंगे तो होल हो जाता है। नहीं सर, अंदर से हॉलो हो गया क्या फिर? बेटा हम फ्लक्स, मान लो सॉलिड भी है, फ्लक्स तो मैं सरफेस का ही निकालूंगा। यस सर। सॉलिड भी है, फ्लक्स तो किसी सरफेस का ही निकालूंगा जो मेरे से पूछी जाएगी। ये सरफेस पूछी है, मैं इसी का फ्लक्स निकालूंगा। ठीक है। यस सर। और जहां फ्लक्स निकालना है वहां किसी मटेरियल का होना जरूरी नहीं है, वहां पे आपको एक सरफेस एज्यूम करनी है, एक क्लोज सरफेस एज्यूम करनी है, फ्लक्स निकाल सकते हो सरफेस का। फ्लक्स लिंक कर सकते हो कि एक्चुअली में उस पर्टिकुलर एरिया से कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है। ठीक है। यस सर। तो जो क्वेश्चन हमने अभी किया, अगर हम वो सिमेट्रिकल को ना लगा के अगर एक सर्कुलर प्लेट लगा दें और हमें जो कोने कर्व सरफेस का फ्लक्स दिया हुआ है उस सर्कुलर प्लेट का वो आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। और जो क्वेश्चन में अगर हम Q चार्ज को 2H ऊपर ले जाएं तो जो नेट फ्लक्स होगा वो सर्कुलर प्लेट के फ्लक्स के इक्वल ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक लॉजिक है, बिल्कुल ठीक लॉजिक है, क्योंकि फिर वो जितना इससे पास कर रहा होगा उतना ही इससे पास करेगा। वो लॉजिक भी ठीक है, परफेक्ट लॉजिक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इस लॉजिक में भी। ठीक है सर। चलो आगे चलें फिर। यस सर। अब आ गया एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें आपको यूनिटरी मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, हिंट दे रहा हूं।
क्वेश्चन क्या है, या ध्यान से समझो। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनफाइनाइट प्लेन बिटवीन y इक्वल टू a टू y इक्वल टू -a। अब ये प्लेन कैसा है, पहले तो प्लेन बताओ मुझे, इसे पढ़ के कैसा समझ पा रहे हो कि प्लेन परपेंडिकुलर टू बोर्ड है और वो इनफाइनाइटली अंदर इनफाइनाइटली बाहर। बहुत बढ़िया, यानी कि इतनी थिकनेस का ये -a से +a तक ऐसे लंबा सा ऐसे प्लेन, इसके अंदर भी इन्फिनिटी जा रहा है और बाहर भी इन्फिनिटी तक है, इस तरह का एक प्लेन है। लेकिन उसकी बाउंड्री यहां तक है y एक्सिस में, z एक्सिस में तो यहां भी इन्फिनिटी और वहां भी इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है बेटा ये चीज? यस सर। और Q चार्ज रखा हुआ है यहां पे, तो इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस इसको क्रॉस कर रही होंगी। अगर ऐसा मैं प्लेन मान लूं, ऐसा मैं प्लेन मान लूं और यहां चार्ज है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस, ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस, ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस, इधर वाली इलेक्ट्रिक लाइंस, इधर वाली इलेक्ट्रिक लाइंस सब पास कर रही हैं। तो इस पूरे का फ्लक्स निकालना है। क्या सोच सकते हो? तो इंटीग्रेशन से तो बहुत लंबा हो जाएगा। गॉस लॉस यूज करना है और यूनिटरी मेथड। इसके पीछे भी इतनी उसकी वो बना ले हम, √2 + 1a के पीछे भी, मतलब Q के पीछे भी, इससे नहीं सर, दूसरी साइड, इस साइड सर जो पैरेलल लाइंस होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो थिकनेस तो उसकी इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, तो सर अगर सर इसके हिसाब से नहीं कर सकते हो, बेसिकली एक रेक्टेंगल सा बन गया। लेकिन फिर ऊपर वाले का नहीं पता होगा। Q/6ε0। मुझे आंसर नहीं याद, इसका मुझे निकालना पड़ेगा बेटा। सर एक क्यूबॉइड बना लेते हैं ऐसे। अगर 2a साइड का क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में तो हर फेस का फ्लक्स एक जैसा नहीं होगा। सर 2 का एक जैसा होगा, बाकी उनका एक जैसा होगा, 4 का। हाँ, 2 का एक जैसा होगा। अच्छा, क्यूबॉइड बनेगा कैसे? इसका तो ये एंड नहीं पता मुझे कहाँ है। सिलेंडर बना दे लंबा सा। सिलेंडर बना दे लंबा सा। सर थिकनेस 0 है इसका। किसकी थिकनेस? ये तो लाइन है बेटा। ओके सर। ये सिर्फ सरफेस लेनी है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। सर 0 फ्लक्स 0 हो जाती फ्लक्स है बेटा। सर थिकनेस 0 होती तो फ्लक्स 0 हो जाती सीधा। क्यों? थिकनेस 0 ही है। अरे थिकनेस तो ये वाली थिकनेस ना जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। सरफेस की थिकनेस तो हमेशा 0 लेके चलनी है। सरफेस की थिकनेस कब ले रहे हैं हम? अभी तक तो कोई कंसीडर नहीं किया हमने सरफेस की थिकनेस। ओके सर। हमने किसी सरफेस की भी कोई थिकनेस नहीं ली। सरफेस मतलब एक सिंगल सरफेस ही कहते हैं उसको, थिकनेस नहीं लेते उसकी हम। देखो लॉजिक क्या है। यहां से मैं इसको ज्वाइन करूं, इस रेडियस का एक सिलेंडर बना रहा हूं। सिलेंडर भी कैसा? इनफाइनाइट लेंथ का। अच्छा नहीं बन रहा। ऐसा सिलेंडर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इनफाइनाइट लेंथ का, बाहर भी इन्फिनिटी अंदर भी इन्फिनिटी। इस पूरे सिलेंडर का नेट फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0। ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जबकि ऊपर से ओपन है, गॉसियन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अप्रोक्सीमेटली ये कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है। ये सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है। इससे जो लाइंस इधर जा रही होंगी कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगी, इधर जा रही होंगी वो भी कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगी सिलेंडर को। अगर वो इसके पैरेलल जा रही हैं तो भी इन्फिनिटी में मान सकता हूं कि क्रॉस करेंगी। यानी कि इस क्यू चार्ज से जितनी भी लाइंस जाएंगी अल्टीमेटली इस इनफाइनाइट सिलेंडर को कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगी। यानी कि क्यू से जो नेट फ्लक्स निकलना चाहिए सारा का सारा इसका होगा, मींस Q/ε0। ठीक। अब ये क्यू चार्ज इस सिलेंडर के लिए सिमेट्रिकल है। यहां पे छोटा सा एक स्ट्रिप ले लूं, यहां छोटी सी स्ट्रिप ले लूं, यहां छोटी सी स्ट्रिप ले लूं, इक्वल विड्थ की, तो सब जगह फ्लक्स सेम आएगा।
मुझे सिर्फ इतने, अगर मैं इतने पार्ट का फ्लक्स निकाल लूं तो वही फ्लक्स इस प्लेन का भी होगा जो मुझे चाहिए। मैंने क्या किया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। और ये पूरा एंगल तो होता है 360 डिग्री का। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो इसको मैं उसी यूनिटरी मेथड से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, ये लेंथ है ए की, ये लेंथ है √2 + 1 इंटू ए की, तो ये वाला एंगल सोच सकते हो कितना होगा? अगर मैं इसे थीटा मानता हूं तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1/√2 + 1। यस कुछ होता है ऐसा? tan थीटा की वैल्यू आ रही है √2 - 1। ये कोई एंगल पढ़ा है आपने ट्रिगो में ऐसा कि किसी 15 डिग्री का होता है, 22.5 का होता है? यस सर 22.5 57 नहीं होता। 57 तो पता ही नहीं कितना होता है। ये तो 45 से तो कम ही होगा, 1 से कम है वैल्यू। सर 22.5 होता है पक्का? यस सर, शीट है सामने। भाई 45 तो पता है आपको, फॉर्मूला लगा दो आप इसमें, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देख लिया? सही है सर, सही है। तो थीटा की वैल्यू तो आ गई 22.5 डिग्री, यानी कि ये पूरा एंगल मिल गया 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री और पूरा है 360 डिग्री, तो कितना फ्रैक्शन हो गया ये? 1/8। यानी कि इस पूरे फ्लक्स का 1/8 इससे जा रहा होगा, बाकी इधर होगा। यस सर, यानी कि आंसर आ जाएगा Q/8 ε0। यस। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यार ये चीज समझ नहीं आई कि सर इस सिलेंडर का जो ये इस स्लाइस वाला एरिया है, मतलब यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो इस वाले शीट के बराबर होगा। देखो यहां से इस शीट को फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ। इस सिलेंडर के इतने आर्क के साथ जो पोर्शन बनेगा इंफिनिटी वाला, उससे कुछ लाइंस क्रॉस हो रही होंगी, उसकी वजह से इसका फ्लक्स इतना आएगा। ये क्लियर है? हाँ सर, हाँ। अब इस प्लेन को भी मान लो, जितनी इससे जा रही होंगी वो एक्चुअल में इसी से तो पास होके जा रही होंगी। हाँ सर, ठीक है। अरे दोनों का फ्लक्स सेम ही तो होगा, अलग कैसे हो जाएगा? क्या ये बात क्लियर? फ्लक्स को इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो बेटा कि भाई एक पॉइंट चार्ज क्यों दे रखा है, तो उससे ऐसे ऐसे लाइंस 3D में पूरे स्फीयर में जा रही होंगी। ये तो मैंने इस प्लेन पे दिखाई हैं, इस प्लेन के बाहर भी होंगी, इधर 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 अंदर सब जगह जा रही होंगी। ठीक, अब इसमें मैं अगर देखूं तो पूरा फ्लक्स जो है वो लाइंस के अकॉर्डिंग है, और लाइंस तो सिमेट्रिकल होंगी सारी जगह। तो मैं यहां पे अगर कुछ एरिया लेता हूं, उतने ही डिस्टेंस पे यहां पर एरिया ले लूं, तो सेम नंबर ऑफ लाइन सेम फ्लक्स आएगा। इसकी बजाय अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं कि भाई ये एरिया ऐसा आ रहा था, यानी कि इससे मान लो ये 2 लाइंस या 4 लाइंस जा रही थी ऐसे, तो इसका फ्लक्स 4 हो गया, मान लो 4 हो गया। इसकी बजाय, इस सरफेस की बजाय अगर मैं सरफेस ऐसी ले लेता, यहां पर छोटी सरफेस, लेकिन वही लाइंस उसमें से पास कर रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इसका फ्लक्स भी इसके बराबर ही होगा। यस सर। और वही लाइंस तो जा रही हैं। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है सर? यस सर। तो आपने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया इनफाइनाइटली। किसको इनफाइनाइटली मल्टीप्लाई कर दिया? सर आपको उतने से एरिया के लिए थोड़ी निकालना था, आपको इनफाइनाइट के लिए निकालना था। अरे मैं तो कोई और एग्जांपल बता रहा हूं। इसमें कहां पहुंच गए? इसमें मैंने कौन से इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया है? अच्छा सॉरी सर, मैंने कहा इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई किया है? नो सर, नो। मैंने कहा इस पूरे सिलेंडर का फ्लक्स, इस पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस का फ्लक्स है Q/ε0। मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का चाहिए, तो देखा भाई 360 डिग्री पे तो फ्लक्स आ रहा है इतना, तो इतने 45 डिग्री पे कितना फ्लक्स आएगा वो निकाल लिया। यस सर।
क्या ये लॉजिक सबको क्लियर अब? सर यस सर। हाँ जी सर मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। रिकॉर्डिंग देखना बेटा, बहुत टाइम लगेगा। ओके सर। सर अपन ने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माना है। हाँ तो इसका मतलब तो इसके वो जो सर्कुलर है रिंग्स है वो भी लगी होगी डिस्क। यहाँ डिस्क भी होगी, लेकिन एक्चुअल में सिलेंडर तो इन्फिनिटी है। तो इसलिए अपन ने एक ऐसे भी मान सकते हैं कि वहां पे इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी, तो वो नेग्लिजिबल होगी। उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे तो ये देखना है कि इस क्यू चार्ज से जितनी लाइंस निकल रही हैं वो सब की सब अगर इस सिलेंड्रिकल सरफेस को कट कर रही हैं, तो इस क्यू चार्ज का नेट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता। एक क्यू चार्ज को मैं स्फीयर से एनक्लोज कर दूं तो उस स्फेरिकल सरफेस का नेट फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता। यस सर। यानी कि क्यू से जितनी लाइंस जा रही हैं वो स्फेरिकल सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं, तभी मैं कह सकता हूं कि उसका फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। यस सर। यानी कि क्यू चार्ज से जो नेट फ्लक्स निकलता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूं। यस सर। अब मान कि तेरे पास सिलेंडर है, ऐसा एक सिलेंडर विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया और ये सिलेंडर की है बेटा, आगे ओपन है, आगे से ओपन है। यस सर। आगे से ओपन है, लेकिन इसकी लेंथ इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक माननी है। अब उस पॉइंट चार्ज से जो लाइंस इधर जा रही होंगी टेढ़ी एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, वो कहीं ना कहीं सिलेंडर को क्रॉस कर रही होंगी। यहां पे क्रॉस कर देगी, तो यहां क्रॉस कर देगी, और जो पैरेलल जा रही होगी वो भी तो लगभग इसी को क्रॉस करेगी इन्फिनिटी पर। दो पैरेलल लाइंस, मैं कहता हूं कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा इन्फिनिटी में मिलती हैं। यस सर। तो वो दो पैरेलल लाइंस भी तो इन्फिनिटी में मीट करेंगी। यस सर। तो उस क्यू चार्ज से जितनी भी लाइंस जाएंगी अल्टीमेटली इस इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल सरफेस से पास करेंगी। तो ये गॉसियन सरफेस की तरह बन जाएगा। बिल्कुल, ये गॉसियन सरफेस की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि निकल ही नहीं दे रहा फ्लक्स को कहीं से बाहर, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, हाइपोथेटिकल चीज है, इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। क्या आप क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी, ये तो हो गया कुछ फ्लक्स के बारे में। थोड़ा सा सॉलिड एंगल के बारे में समझ लें क्या चीज है। अभी तक तो हम एक सिंगल एंगल की बात करते थे जिसे हम डिग्री में या रेडियन में मेजर करते थे। उसका पूरा नाम है प्लेन एंगल, जो एक प्लेन पे मेजर किया जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल की, जो 3D में मेजर किया जाता है। प्लेन एंगल 2D में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल 3D में मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, जो एक फिगर बता रखी है, समझने की कोशिश करो। मैं फिर से बनाता हूं इसको। इस तरह से एक कोन की शेप, एक यहां पे एक सर्कुलर पार्ट आ रहा है, जैसे आइसक्रीम का कोन खाते हो उस टाइप का। तो यहां पर एक इस तरह का पोर्शन बनता है। इस 3D वाले एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो एक ही प्लेन पे होगा, लेकिन 3D वाला तो एक एरिया के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इस एंगल को डिफाइन कैसे करें, इस एंगल को डिफाइन कैसे करें? लॉजिक वही यूज किया जो प्लेन एंगल का था। अब पहले प्लेन पे चलते हैं। मान लो इस बोर्ड के प्लेन पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक। सेंटर उसका ये है, रेडियस आर का है, रेडियस आर का है, और मैंने यहां पे दो ऐसी रेडियस ड्रॉ कर दिए। तो ये ए से लेकर बी तक एक कोड हो गई। ए से बी तक जो कोड है, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं एल की है। सर आर्क होगी नहीं? आर रेडियस है सर, आर्क होगी सर। अच्छा सॉरी, मैंने कोड बोल रहा हूं, आर्क। आर्क ए बी की लेंथ एल की है, और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। तो अब ये एंगल थीटा डिफाइन कैसे किया था कि आर डिस्टेंस पे ही थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यही लिया था। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही डेफिनेशन थी थीटा की। इसका लॉजिक क्या था कि जो भी मैं ये लेंथ ले रहा हूं, इस लेंथ का हर पॉइंट सेंटर से आर के डिस्टेंस पे ही है, सेंटर से आर के डिस्टेंस पे ही है। तो इस आर्क लेंथ की वैल्यू एल ले ली, अपॉन रेडियस कर दिया, तो मुझे मिल गया प्लेन एंगल थीटा। बिल्कुल वही लॉजिक अगर मैं एक बड़े स्फीयर में उसका सेंटर ले लिया, ये
ठीक। और मैंने यहां पे ऐसे कुछ रेडियस बना के एक पर्टिकुलर एरिया कंसिडर किया उसका, स्फेयर का। इस स्फेयर का मैं कोई भी एरिया लूं, उसका हर पॉइंट यहां से इक्वल डिस्टेंस r पर होगा। यस सर। स्फेयर का कोई भी पॉइंट सेंटर से तो r के डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस तो r का है। ये एरिया अगर मैं मान लूं ds का है, तो वहां पे हमने किया था लेंथ अपॉन रेडियस, यहां हम करते हैं एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। यहां डायमेंशनल 2 की तो यहां भी 2 डायमेंशनल की। ये जो वैल्यू आएगी इसको हमने कह दिया सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल डिफाइन क्या किया गया है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अब जरा इनको लिंक करें किसी और चीज से। हमने कहा ये छोटी सी आर्क सेंटर पे एंगल थीटा बना रही है। यस सर। ये एंगल थीटा बन रहा है। अगर इस आर्क की बजाय मैं ऐसी एक लाइन ले लेता बी से सी तक, और मैं सिंपल यही पूछता कि ये बीसी लाइन सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो क्या आंसर चेंज हो जाता? ये लाइन तो सेंटर पे अभी भी थीटा बना रही है, ठीक। ऐसे ही ये एरिया, ये छोटा सा सरफेस एरिया सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है वो ds/r² का बना रहा है। इसको कोई नाम दे देते हैं जिसको हम डी ओमेगा से डी ओम से लिखते हैं, डी ओमेगा बोलते हैं इसको, हम डी ओमेगा से डिफाइन करते हैं। इसकी बजाय अगर मैं सरफेस ऐसी ले लूं तो इसका भी तो एंगल उतना ही बनेगा यहां पर, सॉलिड एंगल। यस सर। यस तो ये दोनों लिंकिंग समझ में आ रही है? यस तो फिर सेकंड वाले केस में r क्या लेंगे? नहीं ले सकते भाई एंगल। क्या मैं इससे एंगल डिफाइन कर सकता हूं? नहीं, एंगल डिफाइन करने के लिए तो मुझे r की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसे ही एंगल डिफाइन करने के लिए तो मुझे इसी सरफेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन इसका निकाल लिया तो मैं इसका भी कह सकता हूं कि उतना ही होगा। ठीक है, ठीक है सर। एंगल डिफाइन करने के लिए तो मुझे ये लॉजिक यूज करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। डेफिनेशन ये दी गई है, लेकिन एक बार एंगल मिल गया तो इस सरफेस के लिए भी मैं एंगल बता सकता हूं कितना है, क्योंकि उसी से कॉरस्पॉन्डिंग है ये। भाई एक कोन आपके पास था, उस कोन का नीचे बेस पर वर्टेक्स पे एक सॉलिड एंगल बन रहा था। आपने ऊपर से थोड़ा सा कोन खा लिया, ऊपर की शेप, पहले तो ऊपर आइसक्रीम लगा के आपने स्फेरिकल सरफेस बना रखी थी, आइसक्रीम खा ली, कुछ कोन भी खा लिया, टेढ़ा मेढ़ा खा लिया, साइड से खा लिया, शेप चेंज हो गई, लेकिन क्या बेस का एंगल चेंज हो गया? अरे नो सर, नहीं सर, चेंज। मैं यहां से काट दूंगा तो ये एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वो एंगल डिफाइन करने के लिए तो मुझे इस डेफिनेशन पे जाना पड़ा, लेकिन मैं अगर डिफाइंड हो गया तो मैं किसी भी एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग कह सकता हूं भी कितना एंगल बन रहा है। ठीक है ये लॉजिक? अब हमें सॉलिड एंगल को बहुत डिटेल में नहीं करना, एक थोड़ा सा आइडिया चाहिए। फ्लक्स की टॉपिक है। हाँ, फ्लक्स के टॉपिक में ही काम आएगा ये भी। अब हमें सॉलिड एंगल को सिर्फ लिंक करना है प्लेन एंगल के साथ एक स्पेशल केस में, और वैसे तो अगर रिजल्ट रट लिया है तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन एक टॉपिक है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। पहले तो देखो, प्लेन एंगल में सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस। ये कैसे आया भाई? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर का अपॉन रेडियस, 2 पाई एंगल मिल गया। यस सर। 2 पाई आर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, पूरे का एंगल सेंटर पे 2 पाई आ गया। ऐसे ही अगर मुझे सेंटर पे टोटल किसी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल चाहिए तो क्या करूं मैं? एक स्फेयर मान लूं, रेडियस आर का, क्योंकि स्फेयर का हर पॉइंट सेंटर से आर के डिस्टेंस पे है। इस स्फेयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर कर दूंगा तो सॉलिड एंगल मिलेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि सेंटर पे जो कंप्लीट सॉलिड एंगल मिलता है वो 4 पाई का मिलता है। यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन। यहां मिलता है 2 पाई रेडियन, यहां मिल रहा है 4 पाई स्टेरेडियन।
क्या ये चीज है बेटा? हाँ, एंगल तो डायमेंशनलेस ही रहेगा बेटा, तभी 2 डिग्री बाय 2 डिग्री, 1 डिग्री बाय 1 डिग्री लेंथ की है दोनों। क्या ये बात क्लियर? Yes sir. यस सर। तो सॉलिड एंगल क्या है, थोड़ा बहुत तो विजुलाइज कर पा रहे होगे कौन की हेल्प से? सर 11th में था। हाँ, थोड़ा सा आइडिया होगा इसका 11th तो में। यूनिट डायमेंशन में यूनिट डायमेंशन में थोड़ा सा हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब जब थोड़ा देखें हम, हाँ बेटा बोल। सर यहाँ पे अपनी जनरल वो है कि अपन है ना एक आर्क ले रहे हैं जिसके सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। फिर अपन 3 डायमेंशन में गए तो अपन एक सरफेस एक एरिया ले रहे थे जिसकी डिस्टेंस बराबर। आवाज बहुत मतलब कट रही है। 3 डायमेंशन की मतलब 4 डायमेंशन में हो तो अपन एक 3D लेंगे, वो तो बराबर होगी। हेलो सर अबानी। हाँ अब बता। हाँ तो सर अगर अपन 4 डायमेंशन में जाएं। 4 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे तेरा? नहीं सर, जैसे अपन इन दोनों डायमेंशंस में कर रहे थे तो 4 डायमेंशंस में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। 4 डायमेंशन किसको डिफाइन कर रहा है? पहले 4th डायमेंशन बता कौन सी? XYZ तो मैंने बताई, 4th डायमेंशन को उसको ले रहा है। ओके सर वो डिफाइन नहीं है टाइम लेते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक सिचुएशन एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो 4 डायमेंशन में मत जा, अभी 3D में ही काम कर ले। अभी 3D में बहुत कुछ है सीखने के लिए, 4D में जाने के लिए बहुत टाइम है अभी 3D तक जाना है बेटा। चलो अब हम देखें बेटा इसमें सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच की रिलेशन। मान लो मुझे एक डिस्क दे रखी है, एक डिस्क, और उसकी एक्सिस पर ये पॉइंट। इस डिस्क के एंड पॉइंट्स को मैंने ऐसे कनेक्ट किया तो पूरा एक कोन बन जाएगा। इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल यहां दे रखा है अल्फा, तो मैं अल्फा ही ले लेता हूं। लेकिन कोन का तो यहां पे एक सॉलिड एंगल भी होगा। अगर वो सॉलिड एंगल ओमेगा का है तो वो ओमेगा इस अल्फा से इस रिलेशन से लिंक्ड होता है। अब इसका पूरा एक डेरिवेशन है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं कराऊंगा। प्रोसेस बता देता हूं क्या है। भाई ये कोन लिया, यहां पे निकालना है, तो मैंने इतना रेडियस लेकर एक स्फीयर बना दिया। कोन की हेल्प से तो मैं ये सॉलिड एंगल डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कौन कह रहा हूं, डिस्क का हर पॉइंट इस O पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो मैं सॉलिड एंगल डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इतना रेडियस लेके एक स्फीयर बना दिया। इस स्फीयर में ये जो पोर्शन होगा, इतना पोर्शन में जो एरिया आ रहा होगा, इतने एरिया का जो सॉलिड एंगल बनेगा, इस डिस्क का भी वही सॉलिड एंगल बनेगा। यस सर। और इस जो रेड पोर्शन मैंने स्फीयर में ड्रॉ किया है, अरे उसका तो हर पॉइंट इससे आर के डिस्टेंस पे ही होगा, रेडियस के डिस्टेंस पे। तो इसका एरिया निकालकर अगर मैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मुझे सॉलिड एंगल मिल जाएगा। वही एरिया निकाला जाता है यूजिंग इंटीग्रेशन, और उस एरिया को आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये रिलेशन मिल जाती है कि सॉलिड एंगल की वैल्यू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाती है। वो डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं करवा नहीं रहा, ये रिलेशन ध्यान रखनी है बस। सर अल्फा प्लेन एंगल है यहाँ पे, अल्फा प्लेन एंगल है और ओमेगा जो है वो सॉलिड एंगल है। लेकिन किस केस में, वो भी ध्यान रखना, कोई भी आर्बिट नहीं ले लेना। एक डिस्क जो एक्सिस के किसी पॉइंट पर एक सेमी वर्टिकल एंगल जो एक प्लेन एंगल अगर अल्फा का है, तो इस डिस्क की वजह से उसी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो ये बनेगा। क्या ये बात ओनली डिस्क के लिए? ओनली डिस्क के लिए। फिर डिस्क से लिंक आप कुछ भी कर सकते हो भाई। आपने डिस्क को ऐसे बढ़ा दिया, आपने कहा जी ये वाली सरफेस ले लो, कोई बात नहीं,
इसका भी सॉलिड एंगल वही बन जाएगा। लिंक तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन ये रिलेशन इससे बनी है। क्या ये बात क्लियर? जी सर। अब इस डाउट है बेटा, सर डी ओम से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? डी ओम से, डी तो हमने लिखा था छोटे के लिए, यहां तो हमने ओम लिखा है, यहां तो ओम लिखा है, डी ओम नहीं लिखा। वो लिखा है कि अगर अलग अलग हो तो। ऐसा पूछ रहा है कि हम इससे ही क्यों डिनोट करते हैं वैसे? नहीं नहीं, सिंबल यूज करना। अच्छा, डेंसिटी को ऐसे ही क्यों डिनोट करते हो, रो से? ए क्यों नहीं ले लिया डेंसिटी को? ए, मैं तो ए सिंबल यूज करूंगा। वेवलेंथ को लैम्डा दिखाते हो, क्यों दिखाते हो लैम्डा? अरे नहीं, मैं तो डेल्टा कहूंगा, चलेगा? दे दिया एक सिंबल, यूज कर लो भाई। इसको पेन कहते हैं, इसको पेन कहते हैं। मैं तो आज से इसको चप्पल कहूंगा, चलेगा? स्टैंडर्ड होगा ना कुछ। मतलब नाम देना है, कोई नाम दे दिया भाई, ठीक है। आपका भी कोई नाम रखा है, आप तो हर रोज एक नाम चेंज करना शुरू कर दो तो मुश्किल नहीं हो जाएगी सर? वो फिर हमारे लिए ही चलेगा बस। तो एक सिंबल देना था, दे दिया भाई। चले आगे सर। अभी हाँ बेटा बोल। सर इसका डेरिवेशन सर बोर्ड के लिए भी नहीं है ना? अरे नहीं, बोर्ड में क्या, कंपटीशन में भी नहीं कोई पूछेगा। ओके सर। सर इस टॉपिक के बारे में बोर्ड में कुछ पूछा जाता है? बिल्कुल भी नहीं, बोर्ड में तो सॉलिड एंगल का नाम भी नहीं आएगा। सर। हाँ जी सर, कल आप जो कह रहे थे क्लास के लिए, वो आप किस दिन लेंगे अब? हाँ, मैं देख ही नहीं पाया यार, इतना बिजी था शेड्यूल मेरा, मैं देख ही नहीं पाया। सर जिस दिन भी मेरी क्लास नहीं लगी होगी मैं उस दिन ले लूंगा सर। लेकिन पता तो कल लोगे? मैं अच्छा, एक ग्रुप बन गया है, भवनीत ने बनाया है। भवनीत क्या है उसका आईडी मुझे बता दो। यस सर। सर t.me/ एक मिनट आराम से भाई, p ना t.me/ physics doubt या डाउट्स? नहीं, डाउट अंडरस्कोर ग्रुप। नोट कर लो भाई, ज्वाइन कर लेना, इसी में मैसेज आ जाएगा। और सर टेलीग्राम पे 12th माई क्लासरूम फिजिक्स ग्रुप सर्च करेगा कोई तो मिल जाएगा। 12th ऐसे है? नहीं सर, XII बस। हाँ XII, वो एक ही बात है। XII 12th माई क्लासरूम फिजिक्स ग्रुप, स्पेस के बाद फिजिक्स ग्रुप। यस, इस नाम से सर्च कर लेना। हाँ जी सर। आप क्लास सुबह में लोगे कल या शाम में? शाम को ही कोशिश करूंगा। शाम को सर, सुबह क्योंकि एग्जाम है सर। हाँ, शाम को ही कोशिश करूंगा बेटा। संडे सुबह ओके? संडे को मेरे को टाइम मिलेगा तो जरूर ले लूंगा बेटा। ओके। ये नोट हटा दो इसको। अब समझ लो भाई, सॉलिड एंगल का यूज। सॉलिड एंगल तो समझ लिया, लेकिन यूज क्या है इसका, जरा वो देखें। इससे पहले मैं एक डिस्क की बात ही कर लूं, एक स्पेस दे दूं भाई। सर ये ग्रुप मिल नहीं रही है। अभी सर्च कर रहा है, पढ़ ले नहीं तो। सर बहुत बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया। हो गया। वेरी गुड, अब पहले पढ़ लो, ये कर लेना। ऐसे काम जितने मर्जी करा लो, पढ़ाई का काम नाम आता है तो बस वो टाल देते हो। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, एक क्वेश्चन जो है, पहले तो डिस्क का देखें। एक सर्कुलर सरफेस, मतलब डिस्क की तरह, इसकी एक्सिस पे मैंने यहां चार्ज रख दिया Q, और इस Q को ऐसे ज्वाइन किया तो यहां एंगल बन रहा है थीटा। इस Q चार्ज की वजह से इसका मुझे फ्लक्स निकालना है। सोचो जरा, इस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस पूरे डायरेक्शन में जा रही होंगी। इस Q चार्ज से जो नेट फ्लक्स निकल रहा होगा
दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और पूरा सिमेट्रिकल होगा हर तरफ। यस सर। अब पूरी 3D में अगर मैं देखूं तो क्यू चार्ज पे टोटल सॉलिड एंगल जो बन रहा है वो 4 पाई का है। यस सर। यानी कि 4 पाई के सॉलिड एंगल पर जो मुझे फ्लक्स मिल रहा है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का मिल रहा है। ठीक, यानी कि यहां से जो लाइंस जा रही हैं इधर 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 इधर, ये सारी ब्लू वाली मैं देख लूं अंदर बाहर जहां भी जा रही हैं, सब मिला के नेट फ्लक्स ये होगा। लेकिन मुझे निकालना है सिर्फ इसका तो वही होगा जो ये वाली लाइंस इसमें से जाएंगी। यस सर। यानी कि इतने सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स जा रहा होगा मुझे वही निकालना है। अगर मुझे इस सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो इस सॉलिड एंगल में जो फ्लक्स जा रहा होगा मुझे वही कैलकुलेट करना है। तो मुझे ये सॉलिड एंगल चाहिए। भाई ये वाला सॉलिड एंगल कितना है, ये तो मैंने निकाल लिया अभी। 2 पाई इंटू 1 माइनस अल्फा की जगह पे उस केस में थीटा आ जाएगा। यानी कि ये वाला सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होगा। अब लगा दो यूनिटरी मेथड। भाई 4 पाई से इतना निकल रहा है तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। 2 पाई कटेगा तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और यही रिजल्ट हमने पहले याद कर लिया ड्राइव करके, इंटीग्रेशन से किया था। यस सर। सॉलिड एंगल से करेक्ट हो गया। बस ये रिलेशन ध्यान रखनी थी हमें। अगर सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की रिलेशन याद है तो ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। इससे बहुत ज्यादा आपको वो नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन सॉलिड एंगल की नहीं मिलेंगी, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन ही है। सर हमने शायद इसको ग्रेविटेशन में भी यूज किया था ना? ग्रेविटेशन मैंने तो पढ़ाया नहीं है, मैंने तो कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ाऊंगा। सर बेसिक स्कूल लेवल हाँ स्कूल लेवल पढ़ा दिया था, डिराइव कराया था कि सेल के अंदर फील्ड 0 होती है इससे शायद। नहीं वो तो अलग है, वो तो गॉस लॉ का पार्ट है, वो अलग चीज है बेटा। चलो नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को ट्राई करके मुझे आंसर दो फटाफट इसका। आपका संडे को टेस्ट कितने बजे है? सर सुबह 9 से, मतलब कभी भी दे सकते हैं रात 10 सर एनसीईआरटी मेंस एडवांस तीनों है। सर 7 आवर्स। तो क्या मैं संडे की एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकता हूँ? 2 नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। क्या मैं कल की रख सकता हूँ एक्स्ट्रा क्लास? यस सर। कल सुबह की? किस किस की छुट्टी नहीं है? दोपहर को रख लो। दोपहर के 2 बजे तो मेरा एग्जाम 2 बजे। कल 2 बजे तो मेरी क्लास है बेटा, कल 2 बजे से तो ऑलरेडी मेरी क्लासेस है। कल ट्यूटोरियल क्लास है? यस सर, 2 क्लास है ट्यूटोरियल क्लास। कौन सब्जेक्ट की? अच्छा, मैथ्स और केमिस्ट्री। मैथ्स और केमिस्ट्री की है। चलो जी, इस क्वेश्चन को फटाफट बताओ, देखते हैं फिर। A point charge Q is located on the axis of a disk of radius r at a distance from the plane of the disk. If 1/4 of the flux from the charge passes through the disk, then find the relation between A and R. सिंपल सा क्वेश्चन है यार। फ्लक्स इसका आ रहा है Q by 4 एप्सिलॉन नॉट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यस सर। is equals to Q by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta.
अगर थीटा मैंने ये वाला एंगल लिया है तो यस सर। Q कट गया, सर, आ एप्सिलॉन गया, नॉट कट गया, 2 कट गया, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो यहां पे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू R/A, और tan 60 होता है √3, तो A की वैल्यू निकालनी थी, हमें रिलेशन निकालनी थी, तो √3A इज इक्वल्स टू R। क्या ये आंसर आ रहा है? यस सर इसमें सॉलिड एंगल का नहीं हुआ यूज। जरूरत पड़ेगी, शायद ही पड़ेगी, टॉपिक था Yes, इसलिए sir. पढ़ा दिया, शायद ही Yes, जरूरत पड़े। भाई ये रिजल्ट याद है तो सॉलिड एंगल क्यों बार बार यूज करता रहूं मैं? क्या एक फंडा क्लियर? यस सर। आ जाओ भाई, बढ़िया क्वेश्चन, सोचो। सर होमवर्क ले दो सर। ये होमवर्क, चलो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, टाइम देना पड़ेगा इसको। बाय टाइम हो गया क्या? अभी कहां से बाय? 5 मिनट है अभी, बड़ी जल्दी बाय हो जाती तुम्हारी। पढ़ाया कुछ है नहीं मैंने अभी, आज 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास होगी। सर ले लो 1 घंटे बाद यस सर नो प्रॉब्लम। ठीक है इसे हटा दूं? यस सर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, छोटा सा पार्ट, रीजन आगे मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया लेना है। चार्ज ऑन कंडक्टर पहले बता चुका हूं, किसी भी चार्ज कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली उसकी सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है, अंदर नहीं रुकता। थोड़ा सा आइडिया देता हूं इसका क्या क्यों होता है ऐसा। एक लॉजिक तो ये सोच सकते हो भी, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज मूवेबल होता है, आप चार्ज दोगे तो जो भी चार्ज दिया वो आपस में रिपेल कर रहा होगा, रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा, तो वो आउटर सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरा लॉजिक, जब हम गॉस लॉ से डेरिवेशन करने लगेंगे और कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो दूसरा लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, भी ऐसा क्यों हो रहा है, तब ये समझ में आएगा। अभी तो ध्यान रखना है ये कि किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज दें, वो चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर रुकता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाता है, आउटर सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, कंडक्टर अगर इर्रेगुलर शेप का है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो सरफेस पे हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं हो रहा। अगर मैं इसके सरफेस पे अलग अलग पोजीशंस पे चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालूं, तो मान लो यहां पे सिग्मा 1 है और यहां पर सिग्मा 2 है और यहां पे सिग्मा 3 है, तो ध्यान रखोगे जहां जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यहां पे शार्प एज सी बन रही है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां पे बहुत बड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां उसके कंपैरिजन में छोटा है। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ऐसा कह सकता हूं। तो ये तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना? बिल्कुल, एक आइडिया दिया है, नहीं हो आर स्क्वायर क्या है, एक आइडिया दिया भाई, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां चार्ज डेंसिटी कम होगी, यस सर। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्या ये फंडा भी याद रखोगे? ये दो चीजें अभी ध्यान रखनी है। ओके ठीक सर, ये थोड़ा समझ में नहीं है बेटा। सर समझ में नहीं है थोड़ा, वो कैसे मतलब कैसे तो मैंने बताया ही नहीं, अभी तो याद करने के लिए कहा है, याद कर लो बस। अभी तो ये आगे मिलेगा रीजन, तो अभी तो कहा है 2 चीजें याद कर लो। एक चीज तो कि कंडक्टर को कोई भी चार्ज दो
वो उसकी सरफेस पे आ जाता है, अंदर रुकता ही नहीं है। क्यों नहीं का रीजन आगे मिल जाएगा। दूसरा कि अगर चार्ज कंडक्टर इररेगुलर शेप का है तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी मिलेगी, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इसी की वजह से एक और फिनोमिना होता है जो आप पढ़ोगे आगे, कोरोना डिस्चार्ज, शायद कभी सुना हो इसके बारे में, पढ़ेंगे आगे। ये क्लियर है अभी तक, ये याद कर लोगे? यस सर। इसके बाद हमें गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन करनी है। हमने गॉस लॉ की अभी एक एप्लीकेशन की है, टू फाइंड द फ्लक्स इन सिमेट्रिकल केसेस यूजिंग गॉस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ, सेकंड एप्लीकेशन। ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी तो नहीं, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये कल के टेस्ट में, परसों के टेस्ट में तो आएगा, और आप मेरे को क्लास ही नहीं मिल रहे आप। सर नहीं सर, कल ले लो ना सर, कल सुबह ले लो, अभी ले लो, अभी 1 घंटा सर मॉर्निंग। कल मेरी क्लास 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद नहीं। सर मॉर्निंग में ले लो, जिनकी छूट जाएगी वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मॉर्निंग में बच्चे कह रहे हैं कि उनके टेस्ट हैं, स्कूल का टेस्ट है। सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में। एक बजे हो सकता है, कोई बात नहीं। अरे अभी ये फेस टेस्ट तो नहीं है संडे को, तीन टेस्ट चाहिए, पीरियोडिक टेस्ट ही है ना, पीरियोडिक टेस्ट। हाँ सही, कोई बात नहीं, अपना टारगेट लेके चलो 60% मार्क्स। सर अभी भी? हाँ तो 60% यार, थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, 60% तो ला सकते हो। ठीक है सर। सर आपने कौन सा दूसरा टेस्ट लिया हो? जी सर आपने किसी और टेस्ट का नाम लिया ना? पीरियोडिक टेस्ट। सर फेस टेस्ट में क्या होगा, कैसे? फेस टेस्ट में एक पर्टिकुलर सिलेबस आएगा, वो उसमें बहुत अच्छे नंबर चाहिए। अभी तो क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस आ रहा है। फेस टेस्ट में एक बहुत बड़ा सा सिलेबस आएगा, एक मॉड्यूल टेस्ट कह सकते हो, कि 1-2 चैप्टर खत्म होने के बाद फिर आपका एक फेस टेस्ट होगा। सर उसके टेंटेटिव डेट्स बता सकते हो? मंथली टेस्ट जैसे? मंथली टेस्ट तो नहीं, बाई मंथली कह सकते हो। बाई मंथली क्या कहेंगे, गड़बड़ कह दी। सर उसकी टेंटेटिव डेट बता सकते हो आप, कब हो मुझे को ऐसे याद नहीं, लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद होता है कोर्स स्टार्ट होने के। ठीक है हो जाएगा। उसमें 12th के 2 चैप्टर आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा चैप्टर और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। ओके सर। मॉड्यूल पर अपलोड करा दोगे पीडीएफ? मैंने कहा तो दिया था, अब तक हुआ ही नहीं क्या? कुछ भी नहीं हुआ सर। नो सर। मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं? हाँ सर। यस सर। सर नोट्स डलवा देना। नोट्स तो आ जाएंगे अभी, जल्दी अपलोड कर देना। सर आपको टेलीग्राम पे है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप के बदले नोट्स में लिख दो सर। नोट्स में लिखा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नोट्स में लिखा हुआ, मैंने साफ नहीं किया। सर आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया, ग्रुप पे सेंड कर मॉड्यूल पे डाल देना। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर, का मॉड्यूल पे डाल देना सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया है, ग्रुप सेंड कर देना थोड़ा। है बेटा? सर आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया है, ग्रुप भेज देना। अच्छा बेटा, मैं कर दूंगा अभी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जैसे कि मैंने लेट ज्वाइन किया था तो सर ये मेरा टेस्ट मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना सिलेबस किया नहीं है, तो सर कोई बात नहीं, कोई बात, देखो बाद में तो होगा नहीं, दे दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 आ जाएंगे, इससे तो खराब नहीं होगा ना। टेस्ट के लिए टेस्ट अवॉइड मत करो, 0 आ जाए कोई बात नहीं, फिर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जितना पढ़ा उतना तो करो, कोशिश तो करो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट दे दो तो। व्हाट्सएप पर बता देना ना प्लीज। बोल बेटा, क्या क्वेश्चन है? सर 2 बॉल्स हैं और वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। हाँ सर जो चार्ज बॉल्स है स्ट्रिंग से कनेक्टेड, उनकी स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल है और उन बॉल्स में से चार्ज लीक हो रहा है, तो उनकी अप्रोच वेलोसिटी दी हुई है। याद आ गया मुझे, ने पढ़ा था क्वेश्चन। एल एल क्यू क्यू डिस्टेंस दे रखा है इनके बीच का सर, एक्स है। एक्स है, हाँ। तो ये डिस्टेंस x/2 का हो जाएगा। यस। ये एंगल थीटा ले लिया। अरे काइनेमेटिक्स का है ना?
काइनेमेटिक्स जैसे ही है। फोर्स डायग्राम बना ले, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा q k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और इधर लगेगी टेंशन और ये एंगल थीटा। तो t साइन थीटा इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, और t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। डिवाइड करेगा तो मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू इससे निकाल, दिस अपॉन दिस। यस सर। तो ये आएगी x बाई टू अपॉन थीटा स्मॉल है। थीटा छोटा तो नहीं दे रखा था? यस सर। x वेरी मच स्मॉल टू l दे रखा है, तो x बाई टू अपॉन l लिख सकता हूं इसको अप्रोक्सीमेटली। यस सर। अब इसमें पूछा क्या है? dq by dt, और स्पीड दे रखी होगी, किस स्पीड से वो अप्रोच कर रहे हैं? सर a by root x, a कांस्टेंट है। a by root x। यस सर। ये क्या दे रखा है? सर ये अप्रोच वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि dx by dt की वैल्यू ये दे रखी है। यस सर। ठीक है, अब इसमें से वेरिएबल सेपरेट कर ले, q को अलग कर ले। q की वैल्यू आएगी x क्यूब mg बाय 2l अपॉन k q स्क्वायर। नहीं हाँ, q तो रह ही गया, ये आ जाएगा। सर अगर हम फिर इस एक्सप्रेशन को dx by dt होगा a by की वैल्यू आएगी ना, बाय टू और इसका अंडर रूट। अब ठीक है। यस सर। यस सर। अब दोनों तो डेरिवेटिव कर दे, तो dq by dt मिलेगा। यस सर। और इधर डेरिवेटिव करेगा तो ये पूरा पार्ट तो कांस्टेंट है। यस सर। x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव आएगा, तेरे को मिलेगा dq by dt इज इक्वल्स टू अंडर रूट mg बाय 2lk इंटू इसका डेरिवेटिव 3/2 x की पावर 1/2 इंटू dx by dt विच इज v। यस सर। यस v की वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। मैंने आपको डाउट सेंड करा, आप मेरे को व्हाट्सएप पर बता दीजिए। बेटा कोशिश करूंगा, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी होता है इस तरह से, तभी मैंने कहा कि डाउट क्लास रखूंगा अलग से, वो बेटर रहती हैं, क्योंकि ऐसे कई बार टाइम निकलता नहीं है बेटा। मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्या करूँ? कोई बात नहीं सर, आप फ्री हो जब बता देना। हाँ बिल्कुल बता दूंगा बेटा। सर मॉड्यूल के साथ ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डाल देना कि कौन कौन से हम कर सकते हैं। अभी मॉड्यूल से कुछ नहीं करना, फिजिक्स में तो कुछ नहीं करना भाई। अभी फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मॉड्यूल तब स्टार्ट करोगे, एक्सरसाइज है मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो फिर तब तक ओके सर, तब तक डीपीपी करो बस, डीपीपी और एचसी वर्मा। सर एचसी वर्मा में सर गॉस लॉ तो पूरा एक चैप्टर है। हाँ तो क्या हो गया, गॉस लॉ स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फट से खत्म हो जाएगा। गॉस लॉ तो जरा सही है सर, लेकिन एचसी वर्मा तो मैंने खत्म कर दिया सर, वो क्वेश्चन। एचसी वर्मा में पोटेंशियल के क्वेश्चन छोड़ दो अभी। नहीं सर, उनके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए आपने। वेरी गुड। तो फिर असाइनमेंट चाहिए आपको? हाँ सर। चलो मैं कोशिश करता हूँ, एक असाइनमेंट डाल देता हूँ बढ़िया सा, कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ। प्रॉब्लम्स के डालना। ठीक है, सर फिर भी मॉड्यूल्स की पीडीएफ तो अपलोड करवा दीजिएगा। बिल्कुल, वो तो करवा ही रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। ओके सर, बाय सर। बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्यूटोरियल स्पेयर कर लिया है? अभी नहीं किया बेटा, अभी नहीं किया। अच्छा ओके सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।